कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आर पार की जंग है और वैसे भी ये पार्टी युद्ध की तरह हर चुनाव को लड़ती है। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज तक पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रचार का आखिरी दिन है लेकिन पूरी ताकत आप लोगों ने झोंक दी है आज। अब तो कह सकते हैं प्रचार खत्म हो रहा है। कितने आश्वस्त हैं आप, कितनी सीटें आ रही हैं और कौन सा वो एजेंडा है जिस पर आपको लग रहा है कि कर्नाटक रिकॉर्ड तोड़ेगा? 40 साल से उन्होंने सत्ता में वापसी नहीं किसी की है और आपको 113 कभी नहीं दिया है। कैसे ब्रेक होगा ये रिकॉर्ड? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है अंजना जी कि जो मैं घूमा हूं कर्नाटक और जो मैंने देखा है, लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है और प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए सबसे टॉप एजेंडा जो लोग वोटर मानता है वो ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के विकास में अपना योगदान किया है उसके प्रति एक उमंग भी है, उत्साह भी है और डबल इंजन की सरकार ने उसको धरती पर उतारने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय हम ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि मैं बहुत आश्वस्त भी हूं और मैं उत्साह देख करके मुझे लगता है कि इस बार के नतीजे अचंभित करने वाले। फुल मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी अपने भारतीय जनता पार्टी के दम पर हम लाने वाले हैं और बड़े स्पष्ट शब्दों में मुझे दिख रहा है, एक उत्साह दिख रहा है और लोगों ने एक मन बना रखा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल रास्तों में कई लोग रोड़े लगाने की कोशिश करते हैं, कई तरीके के, विपक्ष का ये काम है, लेकिन the people of Karnataka, they have decided। जमीनी स्तर पर उन्होंने एक तरफा फैसला कर लिया। मैंने इतने रोड शोज देखे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं हर एरिया में गया हूं, जिस तरीके का उत्साह एक आम कॉमन मैन। आपने अपने बलबूते सर कितनी रैलियां की हैं, रोड शोज किए हैं? 40 या उससे ऊपर की? इतनी इसके लगभग 40 के आसपास। सारा करिश्मा दिल्ली का हर राज्य में पहुंचता है। इस पर मैं बाद में आऊंगी सर, लेकिन संकट अगर नहीं है तो संकट मोचक को क्यों इतना याद कर रहे हैं? जय बजरंग बली का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात अंजना जी, हम बजरंग बली को लेके नहीं आए। कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। डिवाइड एंड रूल, ये बेसिक प्रिंसिपल किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कही, बजरंग बली को तो वो लेकर के आए। अब जब लेकर के आते हैं तो आपको मालूम है कि जब आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं तो कुछ लोग दूसरे तरफ भी खड़े होते हैं और उनके प्रति भी उनकी जागरूकता बढ़ती है। तो ये इस तरीके से हुआ है। तो आप कह रहे हैं हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो राइटसनेस है उसके साथ हम खड़े रहते हैं, जो सच्चाई है उसके साथ हम खड़े रहते हैं और उसको आवाज देना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के चल रहे हैं। आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं जी। क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? ईश्वरप्पन साहब आपके नेता है सर, उन्होंने कहा है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चुनाव के एन पहले आप लोग कहते हैं कि 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। चुनाव के पहले क्यों? जिस पर कोर्ट ने भी अभी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईश्वरप्पा जी ने जब कहा था तो आपके ही चैनल पर आकर के मैंने कहा था कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब इट। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था एंड वी आर वेरी क्लियर ऑफ इट। हमारी पार्टी में हर तरीके के विचार रखने वाले कुछ लोग होते हैं, उनकी दिन प्रतिदिन चिंता करना और उनको सही रास्ते पर रखना ये मेरी जिम्मेवारी होती है, विच आई हैव डन एंड आई ऑलवेज डू इट। और ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेवारी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेटर और स्पिरिट में होना चाहिए। अब जहां तक आपने बात की मुस्लिम के रिजर्वेशंस को के विषय को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था को जाना ही था। संविधान के दायरे में आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बड़े स्पष्ट शब्दों में पार्ट 4 कहता है कि रिलीजियस आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। अब ये चल रहा था, जब हमने रिजर्वेशन को रीडिफाइन किया तो उसमें ये बात सामने आनी थी। तो जब हमने एससी का बढ़ाया, जब हमने एसटी का बढ़ाया, जब हमने लिंगायत का बढ़ाया, जब हमने वोकालिंगा का बढ़ाया, जब हमने इंटरनल रिजर्वेशन को देखा, तो इन सारी चीजों में इसका जाना स्वाभाविक था। तो ये हुआ है और ये
भारत के संविधान के दायरे में हुआ है, संविधान को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए हुआ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति। हम देश धर्म को मान करके चलते हैं और देश धर्म की आवश्यकता थी कि हम सबको साथ रखें, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। द केरला स्टोरी की पब्लिसिटी बीजेपी के अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं? कर नहीं आप रहे लोग हैं। फिल्म क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। और मैं आपको बताता हूं केरला स्टोरी के बारे में। देखिए, आतंकवाद का यह नया रूप है। हमने बम की आवाज सुनी है, हमने गोलियों की आवाज सुनी है, हमने ऑटोमेटिक वेपन्स की आवाज सुनी है, लेकिन यह नए किस्म का आतंकवाद है जिसमें आवाज नहीं होती है और जो बहुत ही भयानक रूप है। और यह भयानक रूप को केरला स्टोरी इसको एक्सपोज करती है, पर्दाफाश करती है। और पर्दाफाश करती है तो उसको जानना, उसको समझना देश के लिए, समाज के लिए आवश्यक है। और मैं इसमें एक बात और कहूंगा, अंजना जी, नोट माय वर्ड्स, दैट दिस केरला स्टोरी इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्टेट। यह किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, यह किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, यह देश से जुड़ा हुआ है और यह वैश्विक है। यह घटना आईसिस की घटना सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है, आईसिस की घटना यूरोप से भी हो रही है, आईसिस की घटना दुनिया जहान में हो रही है। ये नए किस्म का जो वो है अपना, और नए किस्म का ये रूप लेकर के जो सामने आ रहा है, इसको सामने आना आवश्यक है। मैं पूरी बात कर लूं। दूसरी बात अंजना जी, कि हमारा यूथ जो है उसको पहले टेम्प्ट कराना, उसको प्रलोभन देना, उसको लेके आना। ये केरला स्टोरी क्या बताती है कि यही इसका रूप है कि इसको पहले प्रलोभन देके लाना, बाद में इसके लिए उसको धक्का देना और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा देना। एंड इवन केरला के हाईकोर्ट ने, केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर ने इसकी ग्रेविटी, इसकी कंसर्न शो किया है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के ध्यान में आए कि दिस इज ऑल्सो एन एंगल विच इज बीइंग डेवलप्ड। और इसको धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए, देश की एकता और अखंडता की दृष्टि से और हमारे युवाओं के प्रति जिस तरीके की साजिश हो रही है उस दृष्टि से देखना चाहिए। पिनराई विजयन साहब लेकिन टारगेट कर रहे हैं कि इसको जानबूझ के बीजेपी इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि केरल पे नजर है, केरला की बदनामी हो रही है, ये कह रहे हैं। ऐसा है, आप अपने समाज में एज होम मिनिस्टर चिंता न करो, दुनिया जान के आपके यहाँ चीजें चलती रहे हैं, हर तरीके के संगठन वहां पर अपना मौज मस्ती मारे और एंटी नेशनल एक्टिविटीज पूरी चलती रहे। पीएफआई बैन होती है तो अरेस्टिंग कहां से होती है? केरल से होती है। तो उसके बारे में आप चिंता ना करो। और जब देश की एकता और अखंडता के लिए कोई सरकार काम आए तो वो केरल को बदनाम कर रहे हैं। केरल तो गॉड्स ओन स्टेट है, वो तो गॉड्स ओन कंट्री है। वो हम लोगों ने तो उसको हमेशा उसी दृष्टि से देखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसके बारे में कहा है। लेकिन जो वहां के लोग राज कर रहे हैं, अगर इफ दे डू नॉट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति उदासीन हो जाए तो फिर चीजों को सामने लाना ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 का हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका कोर एजेंडा बीजेपी का है सर। तो आपने उत्तराखंड में, गुजरात में, यूपी में 3 जगहों पर कमेटी बनाई है, मैनिफेस्टो में डाला है। आपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में भी यूसीसी डाला है। क्या 2024 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव सबसे पहली बात तो होती है कि जब भी हम किसी चुनाव में जाते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं उसको हम एक्सप्रेस भी करते हैं और एम्पलीफाई भी करते हैं। जहां जहां चुनाव हुए, एजेंडा पर लोगों ने जाना है, उस एजेंडा में हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति हम समर्पित हैं। अब हम और इसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, तो यहां पर भी किया है। आगे चल करके जो मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी, जो केंद्र की मैनिफेस्टो कमेटी होगी, उस पर विचार करेगी और जो विचार करेगी उसको हम आगे रखेंगे। आपका बतौर अध्यक्ष क्या राय है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, क्योंकि देश के रिसोर्सेज, देश के बारे में सोचना ये सबकी जिम्मेवारी है। इट इज अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, और हमको अपनी जिम्मेवारियों को जिम्मेवार तरीके से निभाना चाहिए। सोनिया गांधी जी के बयान पर आते हैं, क्योंकि बीजेपी उनके बयान पर आक्रामक है, जो कि दरअसल कांग्रेस के एक ट्वीट से शुरू हुआ। अब वो डिनाई कर रहे हैं कि बोला है नहीं बोला है, लेकिन उसमें उन्होंने सॉवरेनिटी के कर्नाटक की बात की। अगर
ये सॉवरेनिटी का इशू यहाँ पर उठ रहा है, तो बीजेपी इस पर आक्रामक हो रही है। इसके पीछे क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। भारत के संविधान के प्रति हम समर्पित लोग हैं। जब संविधान की धाराओं से बाहर जाता हुआ कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, however tall one may be, one has to remain within the ambit of the Constitution of India. भारत के संविधान के अंतर्गत रहना उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, और जब कोई व्यक्ति इससे बाहर जाता है उसको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपके चैनल का उपयोग करता हुआ मैंने अंजना जी आपको कहा कि राहुल गांधी जेएनयू चले गए टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए, ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। हमारे जवाब ही नहीं दिया है उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हु इज अफजल? हु वाज द मास्टरमाइंड ऑफ पार्लियामेंट अटैक। और उनको आप उनके गैंग के साथ जाकर के अपने आप को खड़ा कर देते हैं। कन्हैया कुमार, हाँ, कन्हैया कुमार, बाकी सब लोग, मैं किसी का नाम क्यों लूं, लेकिन ये सारी गैंग जो थी इसके साथ राहुल गांधी खड़े हुए जेएनयू में कि नहीं खड़े हुए? कभी देश से उन्होंने माफी मांगी कि ये मेरी गलती थी? आपने उन लोगों को अपनी पार्टी में भी ले लिया। अब सोनिया गांधी का सवाल उठता है, जो आपने कल की बात कही, हम क्या संविधान में शपथ लेते हैं? कोई मंत्री या कोई एमपी? सोनिया गांधी जी मेंबर पार्लियामेंट है, खड़गे साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं, राहुल गांधी कुछ समय तक पहले मेंबर पार्लियामेंट थे। क्या शपथ लेते हैं कि वी ओ अवर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी शैल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये हम शपथ लेते हैं। हम भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे। अब आप कर्नाटक में आकर के जब कर्नाटक की संप्रभुता की बात करते हैं, तो आप कर्नाटक के हजारों लोग जिन्होंने देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए अपना सर्वस्व लगाया, आजादी की लड़ाई लड़ी, उनकी आप बेइज्जती करते हैं, उनका आप अपमान करते हैं और आप संविधान का अपमान करते हैं। इसलिए इस बात को पूरे जोर शोर से प्रधानमंत्री जी ने भी रखा है, हम भी रख रहे हैं, हम सब रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी अक्षुण्ण भारत के संविधान के प्रति समर्पित है और उसको अक्षुण्ण रखने के लिए समर्पित है, इसलिए हम करते हैं। आपने अभी राहुल गांधी की सर चर्चा की। राहुल गांधी मणिपुर को लेकर बीजेपी पर बहुत हमलावर है कि वहां इतनी हिंसा हुई है, लोगों की जान गई है, लेकिन पूरा जो टॉप लीडरशिप है वो चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। वो मणिपुर को लेकर बहुत पूरा विपक्ष हमला कर रहा है। देखिए राहुल गांधी जी के घड़ियाली आंसू तो बंद कीजिए, वो तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सच्चाई क्या है कि मणिपुर की घटना घटी, आप बताइए, उसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरामिलिट्री फोर्सेस रात को भेज दी कि नहीं भेज दी? उसी दिन होम का कमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया कि नहीं लिया? गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ने ले लिया कि नहीं लिया? पिछले 2 दिन से कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। घटना कैसे घटी? हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से 2 कम्युनिटी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्लैशेस हुए, यहां से घटना शुरू हुई। 2 दिन में कोई घटना नहीं घटी है। अमित शाह जी बतौर होम मिनिस्टर उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, उन्होंने सारी चीजों को वहां से मॉनिटर किया। जब सारी चीजें कंट्रोल में आई तो कैंपेन में आए वो, और कैंपेन में आने के बावजूद भी वो पूरी की पूरी चीजों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कब से इन सब चीजों की चिंता कर रहे हैं? कभी आपने पूछा सिद्धारमैया से कि पीएफआई के लोगों पर से 175 केस वापस क्यों लिए तुमने? 1600 लोगों को जेल से क्यों छोड़ा तुमने? कभी पूछा इन्होंने? ये बहुत चिंता करने लग गए समाज की, जिन लोगों ने, अब देखिए बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट, 17 पीपल अरेस्टेड, छोड़ दिया। नारथ कैंप, ट्रेनिंग कैंप, 20 पीपल अरेस्टेड, छोड़ दिया आपने। आपने पूछा कभी सिद्धारमैया से कि ये सब चीजें तुम्हारी सरकार में चल रही थी व्हेन यू वर द चीफ मिनिस्टर? आखिरी सवाल सर, बिहार जहां के आप हैं, बिहार में आप लोग कहते हैं कि अगर कोई और जीता तो पंजाब में पटाखे, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, और यहां पर अब आप लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो दंगाग्रस्त हो जाएगा। गृह मंत्री जी ने कहा डरा के वोट होगा क्या? नहीं। और करिश्मा क्या मोदी का आप लोगों का अल्टीमेट फैक्टर है? दोनों पर आपका जवाब सर। दोनों बातों का मैं अलग अलग जवाब देता हूं। पहली बात, आपने कहा कि हम डरा करके वोट ले रहे, नहीं, हम डरा नहीं रहे, लेकिन किसी का पास्ट बताना ये हमारी जिम्मेवारी है। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पास्ट बताना तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर बिहार में, आप भी वहीं से हैं, मैं भी वहीं से हूं, अगर वहां गुंडा राज होता है, अगर लालटेन राज में जो इस तरीके की घटनाएं हुई, वो लोगों को बताना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? यहां पर पीएफआई की घटनाओं को बताना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? आप बोल रहे हैं दंगाग्रस्त हो जाएगा, मैंने तो आपके सामने नाम ले लिया ना, बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट, हमने आपके सामने नाम ले लिया, नारथ
कैंप, हम आपके सामने बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रवीण को, मैं नाम शायद गलत हो सकता है, लेकिन प्रवीण और हर्ष को जिस तरीके से उनका मर्डर हुआ और ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ, इन सब चीजों में उस समय सिद्धारमैया की सरकार थी, क्या किया उन्होंने, कौन सा एक्शन लिया? ये इतनी घटनाएं घट रही हैं, आपका एमएलए आपको छोड़ करके चला गया और जिस तरीके की घटना यहां पर घटी आपके सामने है, तो ये बताता है कि आपका अतीत क्या रहा है जो दंगों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहा है। तो ये हम बता रहे हैं तो हम डरा थोड़ी न रहे हैं, लेकिन आपका विशेष डिजाइन हो, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपका एक बहुत ही वोट के लालच में समाज को डिवाइड करने का डिजाइन हो, और हम चर्चा भी ना करें, हम बताएं भी ना लोगों को, हम उनको जागृत भी ना करें। अब आपने मुझसे पूछा कि केरला स्टोरी क्या है, केरला स्टोरी कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्या? कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। तो समाज को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? समाज को मालूम होना चाहिए कि नहीं? हमारी बेटियों को मालूम होना चाहिए कि नहीं? हमारी बच्चियों को मालूम होना चाहिए कि नहीं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, एंड दिस इज बीइंग डन व्हेन द होम मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, इज डूइंग नथिंग, बल्कि उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें एक्सपोज करना, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, प्रजातंत्र किसको बोलते हैं? हम, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, आपके चैनल पर कुछ बोल रहा हूं, आधे घंटे बाद आप हमारे को कॉन्ट्रडिक्ट कर दो कि नहीं जी सॉवरेनिटी का डेफिनेशन कुछ और है। आप हमको कॉन्ट्रडिक्ट कर दो कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हम संविधान को अपना एलिजेंस ट्रू फेथ रखेंगे और हम संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे। आप बता दीजिए। अगर मैं संविधान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और हमारी पार्टी संविधान से जुड़ी हुई पार्टी है और संविधान के दायरे में रह करके सब कुछ करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि जागृत समाज को सच्चाई बताना ये भी हमारी जिम्मेवारी है और ये हम पूरा करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब। 10 को अब जनता वोट करेगी, 13 के बाद उम्मीद है कि आपसे फिर इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। आपने हमसे हर चुनाव के बाद कहा है कि मैं इंटरव्यू करूंगा और मैं करता भी हूं, और आपको अब मेरे नतीजे अच्छे ही रहे। एक बात आपने जरूर कही थी कि ये आपको कैसे आप आश्वस्त हैं। उत्तर प्रदेश में आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था हम आएंगे। उत्तराखंड में आपने पूछा था, हम आएंगे। गोवा में आपने पूछा था, हम आएंगे। और अब यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात में भी आई, हालांकि हिमाचल में कुछ और हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।